हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास 11th जोलॉजी जर्नी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जोलॉजी पोर्शन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। तो स्टार्ट हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एक इंपॉर्टेंट यूनिट से, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट में एक्चुअली तीन चैप्टर्स हैं। एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड बायोमॉलिक्यूल्स एंड थर्ड सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो स्टार्ट हम करेंगे सेल से। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच साइंस की जहां पे हम स्टडी करते हैं रिलेटेड लिविंग थिंग्स एंड लाइफ। वो सब आपको पता होगा। फिर लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लाइक रिप्रोडक्शन हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहां पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। सो एरिस्टोटल। और सेकंड जो आप इसमें याद रखोगे, दैट इज बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। एक को हम बोलते हैं जोलॉजी, एक को हम बोलते हैं बॉटनी और एक को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी मीन्स जहां पर हम स्टडी रिलेटेड एनिमल्स करते हैं, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स हम करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ माइक्रोब्स करते हैं, और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहां पे हम मेनली जोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो जोलॉजी का जो फादर है दैट इज आल्सो एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी और उसके साथ साथ फादर ऑफ जोलॉजी भी उसको बोला जाता है। तो अब हम चलेंगे अपनी टॉपिक की तरफ, दैट इज सेल। सेल में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल। दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बीइंग्स की। अब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स और सेल्स मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किन के बने हुए होते हैं? दैट इज सेल्स के बने होते हैं। सेकंड अगर हम देखेंगे फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो एक्चुअली सेल्स के अंदर हो जाते हैं। मींस ऑल लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स। लाइफ प्रोसेसेस कहां पे हो जाती है? सेल्स के अंदर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन क्या होती है? जहां पे हम इनटेक फूड करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है, फिर फाइनली वहां से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस एक्चुअली में होती कहां पे? दैट इज इनसाइड सेल्स। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, अब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक्चुअली सेल्स के अंदर होती है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। अब डेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जहां पे हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सेल की बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही होगा कि जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक तो केमिकल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन जो सेल्स के अंदर हो जाती हैं। मीन स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड सेल। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ सेल, एक्टिविटीज ऑफ सेल, या आप बोल सकते हो फंक्शंस ऑफ सेल, जब हम उनको स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल, डिवाइड कैसे हो जाते हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि नए सेल्स पुरानी सेल्स से डेवलप कैसे हो जाते हैं। मींस एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्स फ्रॉम सिंपल सेल्स, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। और फाइनली जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है? जेनेटिक्स का मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स, डीएनए और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो इस ब्रांच को जिसमें हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एटसेट्रा, उस ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। पहले पहले सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता था, लेकिन साइटोलॉजी में मेनली एक तो फॉर्म और स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते थे सेल का।
मीन्स ये एक पुरानी टर्म थी, लेटर ऑन इसको रिप्लेस किया गया था नई टर्म से जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल। अब हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी और सेकंड को हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी। ये दो टर्म्स आगे हमें जरूरत पड़ेंगी, इसलिए हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि टोटिपोटेंसी क्या होती है और प्लूरिपोटेंसी क्या होती है। टोटिपोटेंसी एक एबिलिटी होती है सेल की जिसमें एक सिंगल सेल डेवलप हो जाती है इनटू होल ऑर्गेनिज्म। मींस कि एक सेल की ऐसी एबिलिटी कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम जाइगोट की बात करेंगे, जाइगोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, आगे फिर उसमें डिविजन्स हो जाते हैं, फिर एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से फिर ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं एटसेट्रा, फाइनली फीटस डेवलप होता है। तो जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड होता है। तो यहां से फिर डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म यहां से डेवलप हो जाता है। तो डेड सेल जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, तो उस सेल को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल और उस एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। मींस जाइगोट टोटिपोटेंट होता है, टोटिपोटेंट सेल मींस जिसमें एबिलिटी होगी टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म। सेकंड अगर हम देखेंगे प्लूरिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी का मतलब होता है सेल्स की वो एबिलिटी कि वो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स डेवलप करें, कि वो हर तरह की सेल्स डेवलप करे लेकिन फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते हैं। ability of a cell to develop into all types of body cells but not into whole organism। मींस ये जो सेल्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं हर तरह की सेल्स में जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेल्स होल ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी और सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, तो फिर ये आगे डेवलप हो जाते हैं इनटू जर्म लेयर्स। अगर आपको पता होगा जर्म लेयर्स में ये डेवलप होते हैं। जर्म लेयर्स तीन टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो वहां से फिर सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं वो ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, ना कि होल ऑर्गेनिज्म। मींस इनसे हर कोई सेल डेवलप हो जाती है, हर कोई सेल इनसे डेवलप हो जाती है, लेकिन फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता है। तो इनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी। So this was all about totipotency and pluripotency. Now we will discuss about discovery of cell. So अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। मींस कि सेल को डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर का मतलब होता है कि अगर कोई चीज ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किसने किया, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिस्कवरी। तो अगर हम सेल को देखेंगे कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। रॉबर्ट हुक जो था ये एक्चुअली एक फिजिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था, फिजिस्ट और ये मैथमेटिशियन था, फिजिस्ट और मैथमेटिशियन था। तो इसने क्या काम किया, इसने डेवलप किया एक माइक्रोस्कोप। उस टाइम उसको बोलते थे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो उस टाइम उसको बोलते थे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। एडवांस्ड इसीलिए क्योंकि उसका जो रिजॉल्विंग पावर था वो बहुत ज्यादा था। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को कितना डिस्टिंग्विश करेगा आपस में, कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स कितने अलग अलग दिखेंगे हमें माइक्रोस्कोप से, तो उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो उस टाइम जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था वो एडवांस्ड था, क्योंकि जो ऑलरेडी माइक्रोस्कोप प्रेजेंट थे उनका जो रिजॉल्विंग पावर था वो बहुत कम था। तो अब काम क्या करता था ये डिफरेंट मटेरियल्स को ऑब्जर्व करता था अंडर माइक्रोस्कोप। तो एक दिन उसने बारक मीन जो आउटर लेयर होती है ट्रीज की, जो ट्री सिटम होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बारक। तो बारक से उसने एक टिश्यू लाया, कॉर्क टिश्यू। कॉर्क मीन डेड टिश्यू, वो लाया, उसकी स्लाइसेस बनाई थिन। तो फिर उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। जब इसने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उसने क्या देखा, उधर उसने ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे अंदर, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स, हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। तो इसने इन कंपार्टमेंट्स का नाम रखा उस टाइम सेल्यूलाई और सेल्स। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में क्या देखा, उसने डेड सेल्स देखे, क्योंकि जो कॉर्क टिश्यू उसने लाया था वो डेड था। तो उसने खाली डेड टिश्यू ऑब्जर्व किया, तो उसको नजर क्या आया, उसको नजर आया खाली कंपार्टमेंट्स।
ये एम्पिटी कंपार्टमेंट्स, तो उसने इनका नाम रखा था सेल्यूलाई और सेल्स, मीन्स इसका मतलब होता है एम्पिटी कंपार्टमेंट्स। सेल्स का मतलब होता है एम्पिटी कंपार्टमेंट्स। तो रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने खाली सेल वॉल ऑब्जर्व किया। सेल वॉल मीन जो आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने खाली सेल वॉल ऑब्जर्व की थी, जो लिविंग मैटर इनसाइड उसमें प्रेजेंट होता है, या आप बोल सकते हो लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व नहीं की थी। उसके साथ साथ रॉबर्ट हुक तो मैथमेटिशियन था, इसके साथ साथ इसने ऑब्जर्व किया साइज सेल का और नंबर सेल्स का नंबर, ये तीन चीजें उसने ऑब्जर्व किया। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व किए? तो उसका नाम था एंटोनी वन लेवनहुक। 1674 में सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया प्रोटोजोआ, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद 1676 में इसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, और 1682 में एक्सप्लेन किया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है रिलेटेड बैक्टीरिया। सो मेनली ये क्या ऑब्जर्व करता था? ये ऑब्जर्व करता था माइक्रोब्स को, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसको हम बोलते हैं जेबी लेमार्क, 1809 में। तो इसने एक थ्योरी दी थी कि नोबॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। सिंपली कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है विदाउट सेल्स, मींस जिन ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, जहां पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं मींस वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियस। कहां से डिस्कवर किया? ऑर्चिड रूट से। बस इसमें खाली आपको एक तो डेट याद रखना है, सेकंड आपको याद ये रखना है कि डिस्कवर क्या किया या थ्योरी कौन सी दी थी। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया एफ डुजार्डिन, 1835 में। इसने डिस्कवर किया लिविंग मैटर इनसाइड सेल्स। मींस अगर आप मान लो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, लेकिन इसने इसका नाम रखा था उस टाइम सारकोड। सारकोड जो लिविंग मैटर सेल्स में प्रेजेंट होता है इसको डिस्कवर किया था ड्यूजार्डिन ने, लेकिन उस टाइम इसने नाम रखा था इसका सारकोड। लेटर ऑन सारकोड को रिप्लेस किया गया था बाय द टर्म प्रोटोप्लाज्म, बाय द टर्म प्रोटोप्लाज्म बाय जेई परकंजी। 1839 में परकंजी ने ये टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म टू डिस्क्राइब लिविंग मैटर इनसाइड सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी, सेल प्रिंसिपल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना।